सभी मित्रों को नमस्कार। इसके पहले कि हम ब्लड प्रेशर के बारे में डिटेल्स में कुछ समझें, थोड़ी सी भूमिका की बात आपसे कहना चाहूँगा। आधुनिक युग में बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ कुछ बीमारियों की बहुत तेज़ी से, बहुत रफ्तार से बढ़ोतरी हो रही है कि दुनिया की कोई भी सरकार, सामाजिक संस्था, एनजीओस, अस्पतालें और दुनिया के सारे डॉक्टर्स मिलकर भी उन सब का ठीक से इलाज नहीं कर सकते। तो आज इन बीमारियों का इलाज केवल डॉक्टर की ही जिम्मेवारी नहीं, केवल गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की स्वयं की जिम्मेवारी हो जाती है। हमारे जीवन के लिए हम स्वयं उत्तरदायी हैं। तो बेहतर है कि जो बीमारियां समाज में आम रूप से प्रचलित हो गई हैं, इनके बारे में हम खुद भी जानें, और ख़ासकर जिन्हें ये बीमारियां हैं या जिनके परिवार में किसी को ये बीमारियां हैं, कम से कम वो लोग तो विस्तार से इनके बारे में जानें ताकि इनको ठीक से मैनेज किया जा सके, सही ढंग से उपचार किया जा सके। तो ब्लड प्रेशर के संबंध में जो भी सवाल आए हुए हैं, मैं एक एक का क्रम से उत्तर देता चलूँगा। शुरुआत करते हैं। बुनियादी सवाल जो हम सबके मन में है और जो साधक पीड़ित हैं ब्लड प्रेशर की बीमारियों से, उनके कुछ प्रश्न आए हैं। आज स्वास्थ्य प्रज्ञा के सत्संग में हम वही प्रश्न ले रहे हैं। आज का पहला प्रश्न है, आजकल मेटाबॉलिक सिंड्रोम नाम सुना जाता है, ये कौन सी नई बीमारी है? इसके बारे में कुछ परिचय दीजिए। सिंड्रोम शब्द डिसीज से थोड़ा सा भिन्न है, इसको थोड़ा सा समझ लें। मेडिकल टर्म है ये, सामान्य भाषा में इसका प्रचलित नहीं होता। सिंड्रोम को हम संक्षेप में कह सकते हैं लक्षणों का समूह, ए सिम्टम कॉम्प्लेक्स। उदाहरण के लिए आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा जिसको पहले कहा जाता था पार्किंसन सिंड्रोम। डॉक्टर पार्किंसन ने खोजी थी ये बीमारी। उन्होंने पता लगाया था कि कुछ लोगों को मसल्स के क्रैम्प्स होते हैं, मसल्स अकड़ जाती हैं, उनके चेहरे एक्सप्रेशन लेस हो जाते हैं, कोई अभिव्यक्ति नहीं होती। ये नहीं पता चलता कि व्यक्ति दुखी है, कि खुश है, कि गुस्से में है, कि शांत है, कि बेचैन है। चेहरे की मांसपेशियां अकड़ी हुई हैं, हमेशा एक सी, पत्थर की मूर्ति जैसी। उन लोगों के हाथ में कंपन होता है, लिखावट बदल जाती है, पैर की मसल्स में भी अकड़ाव है, इसलिए उनकी चाल भी बदल जाती है, एक विशेष प्रकार की चाल हो जाती है। तो इन 4-5 लक्षणों के समूह को इकट्ठा मिला के कहा गया पार्किंसन सिंड्रोम, क्योंकि इनका कारण नहीं पता था कि किस कारण से ऐसा हो रहा है। फिर 50-60 साल बाद जब अनुसंधान के उपाय बढ़े, परीक्षण के उपाय बढ़े, तब पता चला कि मस्तिष्क के एक खास अंग में एक खास केमिकल की कमी हो जाने से ये बीमारी हुई है। तब इस बीमारी का नाम बदल के पार्किंसन सिंड्रोम की जगह पार्किंसंस डिसीज कर दिया गया। तो डिसीज हम उस रोग को कहते हैं जिसका हमें कारण ठीक ठीक पता होता है, और सिंड्रोम उन लक्षणों के समूह को कहते हैं जिनका हमें ठीक ठीक कारण अभी तक पता नहीं है। तो आज से कुछ साल पहले तक ब्लड प्रेशर की बीमारी, डायबिटीज़ की बीमारी, मोटापे की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की बीमारी और हृदय रोग की बीमारी, इनको अलग अलग एक एक बीमारी के रूप में माना और समझा जाता था। किंतु पिछले 10-15 सालों में धीरे धीरे ऐसा सिद्ध हो रहा है अनुसंधानों से कि ये चारों बीमारियां किसी एक ही मुख्य बीमारी के लक्षण हैं। इसलिए एक नया शब्द प्रयोग में आने लगा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिज्म बोलते हैं चयापचय को, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को इकट्ठा मिला के चय और अपचय को मिला के उपापचय कहते हैं, और अंग्रेजी में मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम का अर्थ है कि हमारे भीतर कार्बोहाइड्रेट को पचाने की क्षमता, फैट्स को पचाने की क्षमता, ये सब प्रभावित हो गई हैं, और इनकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, डायबिटीज़ हो रही है, हृदय में खराबियां आ रही हैं और मोटापा बढ़ रहा है। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक नया शब्द है और उसका यह अर्थ है इन 4 बीमारियों का इकट्ठा समूह। आज का अगला प्रश्न है, उच्च रक्तचाप को आजकल के युग की महंगी महामारी क्यों कहा जाता है? ये इतनी तेजी से कैसे फैल रही है? क्योंकि वास्तव में ऐसा हो रहा है, आपको जानकर हैरानी होगी। 1990 में वैज्ञानिकों ने जो अनुमान किया था कि सन 2000 तक कितने लोगों को ब्लड प्रेशर की और डायबिटीज़ की बीमारी होगी, उस अनुमान से 1.5 गुना ज़्यादा लोग 2000 तक प्रभावित हो गए। सन 2000 का फिगर है, अमेरिका में
26% वयस्क लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी थी और सन 2006 में केवल 6 साल बाद यह संख्या 34% पर पहुंच गई। आप समझ रहे हैं कितनी तीव्र गति से बीमारी फैल रही है। 26% से 34% एडल्ट पॉपुलेशन अमेरिका की प्रभावित है हाई ब्लड प्रेशर से, जो इलाज ले रही है। और ये इलाज 2 दिन 4 दिन का नहीं है, जिंदगी भर का है। अक्सर मरते दम तक ये दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, और सिर्फ दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेंगी, इनके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस और साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। और ब्लड प्रेशर बहुत से अंगों को ख़राब करेगा, उन सब के इलाज होंगे। हृदय खराब होगा, बाईपास सर्जरी होगी, किडनी खराब होगी, लगातार डायलिसिस चलेगी, ब्रेन में खराबी आ जाएगी, पैरालिसिस हो जाएगी, सदा सदा के लिए अपंग हो जाएंगे। कुल मिला के कितना खर्च इस पर होगा, इसका अंदाज सन 2010 का आंकड़ा आपको बताता हूं। सिर्फ अमेरिका में 77 अरब डॉलर खर्च हुए 1 साल में ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करने में और उससे संबंधित जटिलताओं का उपचार करने में। 77 अरब डॉलर 1 साल में खर्च ब्लड प्रेशर के ऊपर। इसलिए अगर इसको सबसे महंगी महामारी कहा जा रहा है तो कोई आश्चर्य नहीं, यही तथ्य है। आज का अगला प्रश्न है, यह बीमारी इतनी तेजी से क्यों फैल रही है, इसके कारण बताइए। ब्लड प्रेशर कैसे होता है पहले इसको समझ लीजिए। हमारे शरीर में कई एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जिनका पहले मैं जिक्र कर चुका हूं, अंतःस्रावी ग्रंथियां, इनसे हार्मोन्स निकलते हैं। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है जिसको एड्रिनल ग्लैंड कहा जाता है। इससे जो हार्मोन निकलता है उसका नाम एड्रिनलिन और नार एड्रिनलिन है। दूसरी भाषा में इन्हीं को एपिनेफ्रिन और नार एपिनेफ्रिन कहा जाता है। जब ये हार्मोन हमारे शरीर में प्रवाहित होते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, खून की नसें सिकुड़ जाती हैं, हृदय की गति तेज हो जाती है, मांसपेशियां लड़ने भिड़ने के लिए, मारपीट के लिए तैयार हो जाती हैं। यह हार्मोन ऐसी संकटकालीन स्थिति में निकलता है, समझो जंगल में एक आदि मानव जा रहा है और शेर ने हमला बोल दिया या शेर की दहाड़ की आवाज़ उसको सुनाई दी, तुरंत ही एड्रिनल ग्लैंड से यह हार्मोन निकलेगा जो उसको तैयार कर देगा आइदर फाइट और फ्लाइट, या तो लड़ो जूझो या फिर भागो जान बचाओ। एक इमरजेंसी सिचुएशन है, शेर हमला करने वाला है, तो यह छोटा सा हार्मोन एपिनेफ्रिन हमारे शरीर को तैयार कर देता है। हृदय की धड़कन तेज कर दी क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई की ज़रूरत है। हार्ट बीटिंग फास्ट होनी चाहिए, श्वास की नली फैल गई ताकि ज़्यादा हवा फेफड़ों में जा सके। हम भागेंगे, दौड़ेंगे, लड़ेंगे तो हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। मांसपेशियों में रक्त संचार बढ़ गया क्योंकि मांसपेशियों का उपयोग होगा, चाहे भागें तब भी और लड़ें तब भी। या तो पेड़ पे चढ़ के अपनी जान बचानी होगी या फिर सिर से गुत्थम गुत्थी होगी। हमारा पूरा शरीर एक इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार हो गया। फिर बाद में जब ये सिचुएशन गुजर गई उसके बाद हमारे भीतर दूसरा सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो हमको शांत कर देगा, शिथिल कर देगा। हम पुनः रिलैक्स हो जाएंगे, अपनी पूर्ववत अवस्था में आ जाएंगे। तो जब हमारे पूर्वज जंगलों में रहा करते थे, यदा कदा ऐसी स्थिति होती थी, बाद में फिर शांत होने का, शिथिल होने का मौका मिलता था, रिलैक्स होने का अवसर आता था, तो एक बैलेंस चलता रहता था। योगियों ने जिस इंगला पिंगला नाड़ी की या सूर्य चंद्र नाड़ी की चर्चा की है, वास्तव में वो यही है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है एड्रिनलिन हार्मोन के द्वारा शरीर को इमरजेंसी फाइट और फ्लाइट के लिए तैयार करना, और फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है कि वापस अपने तन मन को शांत विश्रामपूर्ण अवस्था में ले आना। तो पुराने ज़माने में प्राकृतिक रूप से ये घटनाएं घटती थीं, हम फिर शांत हो जाते थे, शिथिल हो जाते थे। आधुनिक युग में क्या हुआ है, जरा इस घटना को समझो। समझो आप ट्रैफिक जाम में फंस गए, पहुंचना था स्टेशन और अब आपको लग रहा है गाड़ी चूके, और गाड़ी चूके मतलब इसके आगे के बहुत से काम आपके बिगड़ जाएंगे।
ट्रैफिक जाम में आप कुछ नहीं कर सकते, आप बैठे बैठे गालियां दे रहे हो, सरकार को कोस रहे हो, पुलिस व्यवस्था को, ट्रैफिक डिपार्टमेंट को अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, मन ही मन भुनभुना रहे हो। आपकी स्थिति वही है जो आदि मानव के सामने शेर के दहाड़ने की हुई थी। आपके भीतर एड्रिनलिन हार्मोन आ गया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो गया, आप भीतर भीतर झुंझला रहे हो, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। लेकिन ना तो यहाँ से आप भाग सकते, ना लड़ सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। आप कार में बैठे हो, जब गाड़ियां आगे की खिसकेंगी तभी आप खिसक सकते हो, कुछ करने का आपके पास है ही नहीं, केवल आप झुंझला रहे हो, अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे, हार्ट बीट बढ़ा रहे, और ये स्थिति घंटों घंटों लगी रहेगी। दूसरा उदाहरण ले लें, ऑफिस में 20 आदमी काम कर रहे हैं और उनका बॉस या मालिक सामने कांच के चैम्बर में बैठा हुआ उनको देख रहा है, या उसने सीसीटीवी लगवाया हुआ और सबकी निगरानी कर रहा है। आपको पता है कि आपकी कंटिन्यूस निगरानी हो रही है। ये हालत वैसे ही हो गई जैसे किसी शेर के सामने बकरे को बांध दिया जाए। ये बकरा ना तो बेचारा भाग सकता, ना हमला कर सकता, वहीं बंधा हुआ है, और शेर घुर्रा रहा, बीच बीच में दहाड़ रहा है। ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ा हुआ है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को मौका ही नहीं मिल रहा शांत और शिथिल करने का। ये आदमी 10-12 घंटे ऑफिस में रहेगा कंटिन्यूअस इरिटेशन की स्थिति में। वो जो आदमी ट्रैफिक जाम में फंस गया है और आधा घंटा की यात्रा 4 घंटा में तय करेगा, ये 4 घंटे बहुत ही उत्तेजित मनोदशा में रहेगा। इस प्रकार के सैकड़ों उदाहरण आप अपने आसपास देख सकते हैं। हम ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं जहां हम बिल्कुल लाचार हैं, ना तो कुछ हम करने में सक्षम हैं और ना ही उनसे हम भाग सकते, पलायन कर सकते। इसलिए ये ब्लड प्रेशर की बीमारी, हृदय की बीमारी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे नहीं, बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। आज का अगला प्रश्न है, बीपी को जांचने के समय किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? बीपी की जब आप जांच कराने जाएं तो कुछ बातों का ख्याल रखें। कम से कम 5 मिनट पहले विश्राम करें। अगर आप तेज़ी से चल के या दौड़ के गए हैं, 10 मिनट विश्राम करें। जब आपकी सांस शिथिल हो गई हो, हृदय की धड़कन शांत हो गई हो, तब ब्लड प्रेशर की जांच कराएं। बीपी जांच कराने के कम से कम आधा घंटे पहले आपने कोई कैफीन युक्त पेय पदार्थ ना पिया हो, जैसे कोका कोला, पेप्सी, चाय, कॉफ़ी इत्यादि, क्योंकि ये भी ब्लड प्रेशर को 15-20 मिनट के लिए बढ़ा देते हैं। आप चिंता में या भय में ना हो, वरना ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। थोड़ी देर वेट करें, इंतजार करें, फिर ब्लड प्रेशर को नपाएं। एक बार के ब्लड प्रेशर की रीडिंग का कोई खास महत्व नहीं है। 10-15 मिनट बाद दोबारा तिबारा पुनः जांच कराएं। 3 जांचों का जो औसत है उसको सही माना जाए। सिर्फ एक बार की रीडिंग बहुत गलत हो सकती है, बहुत ज़्यादा हो सकती है। मज़ेदार बात बताऊं, अगर आप पुरुष हैं और मेल डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर जांच रहा है तो शायद ठीक ठाक आ जाए, लेकिन अगर कोई सुंदर नर्स ना जांच रही है तब बहुत मुश्किल है ठीक आना। आप एक उत्तेजित अवस्था में हैं, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाएगा, हार्ट बीट तेज हो जाएगी। तो नर्स या लेडी डॉक्टर के द्वारा गए ब्लड प्रेशर को आप सही मत मानिएगा। बाद में किसी मेल डॉक्टर से दोबारा जांच करवाइएगा, कम से कम 10 या 15 कम आएगा। तो इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखिए और 2-3 बार के एवरेज को सही मान के चलिए। इसका अगला प्रश्न है, बीपी नापने की मशीन तथा इसकी विधि के बारे में कुछ बताइए। ब्लड प्रेशर नापने की 3 प्रकार की मुख्य मशीनें आती हैं। एक तो सब आप परिचित होंगे, जिसमें पारा भरा होता है, मरकरी होता है, लगभग 1.5 फुट ऊंची वह होती है। कफ में हवा भरते हैं और पारा का कॉलम ऊपर उठने लगता है, फिर धीरे धीरे कफ का प्रेशर गिराते हैं, पारा नीचे गिरने लगता है। और इसमें जो ब्लड प्रेशर हम नापते हैं उसको मरकरी पारे के मिलीमीटर से व्यक्त करते हैं। जैसे 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, 80 mm ऑफ Hg शार्ट में लिखेंगे। तो मरकरी की मशीन सबसे ज़्यादा रिलायबल है, किंतु व्यावहारिक रूप से यह वजनदार होने के कारण कहीं ले जाई नहीं जा सकती। इसमें टूटने का भी डर है, कांच की ट्यूब है, पारा भरा हुआ है, जरा सी चोट लगने पे टूट सकती है। तो डॉक्टर की क्लिनिक में तो सर्वाधिक यही इस्तेमाल होती है, क्योंकि इसकी रीडिंग सबसे ज़्यादा रिलायबल होती है। किंतु अन्य कारणों से दूसरी प्रकार की मशीनें भी बनाई गई हैं। स्फिग्मो मैनोमीटर इनको कहा जाता है। दूसरे प्रकार की स्प्रिंग वाली,
इसमें पारा नहीं होता, बल्कि स्प्रिंग के प्रेशर से कांटा घूमता है। छोटी सी घड़ी जैसी होती है जिसमें सुई घूमेगी, तो प्रेशर वह बताएगी। तो इसका वजन बहुत कम है, कहीं भी इसको आराम से हम रख के ले जा सकते हैं। छोटे से ब्रीफ केस में ये बन जाएगी। डॉक्टर भी अक्सर जब विजिट करने किसी के घर जाते हैं तो इस छोटी मशीन को ले जाते हैं। तीसरी आधुनिक मशीनें बनी हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जिनमें डिजिटल फॉर्म में लिखा हुआ ब्लड प्रेशर आ जाता है। इसमें स्टेथोस्कोप की भी ज़रूरत नहीं होती नापने के लिए। मरीज स्वयं ही अपना ब्लड प्रेशर नाप सकता है, बहुत आसान है। और इसमें पुराना रिकॉर्ड भी कायम रहता है, आपको डायरी में भी नोट करने की ज़रूरत नहीं। उसमें पुराना रिकॉर्ड रहेगा कि फ़लाँ फ़लाँ तारीख को इतने बजे आपने नापा था और ब्लड प्रेशर आपका इतना आया था। साथ ही साथ ये पल्स रेट को भी नाप लेती हैं और उसका भी रिकॉर्ड कायम हो जाता है। यद्यपि इनकी रीडिंग 5-10% गलत हो सकती है, लेकिन फिर भी व्यावहारिक रूप से बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि मरीज स्वयं अपना ब्लड प्रेशर देख सकता है अथवा परिवार का कोई भी व्यक्ति